चलो मानवी, आता हूं मैं। जल्दी आना नकुल। तुम जब जाते हो ना तो घर की रौनक ही चली जाती है। अब मैं भी क्या करूं मानवी, मेरा काम ही ऐसा है जिसके चलते मुझे आधा महीना यहाँ पर और आधा महीना दूसरे शहर में जाना पड़ता है। हाँ नकुल, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, मैंने वो तुम्हारे मीटिंग वाला कोट तैयार करके रख दिया है और वो पापा ने गिफ्ट की हुई घड़ी भी रख दी है। और मैंने डब्बे में प्याज के पराठे और चटनी भी दी है। यहाँ से वहां जाने तक गाड़ी में खा लेना, बाहर का कुछ भी मत खाना। हाँ बाबा, ठीक है। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे बंद करो ये बकवास। ये क्या शुक्रिया लगा के रखा है तुमने? और जल्दी लौट कर आना। बाय। बाय मानवी। मानवी अपनी सास सिंधुरा, ससुर उपेंद्र, ननद रितिका और पति नकुल के साथ रहती है। उसकी जान उसके परिवार में ही बसती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से डोरबेल बजती है। कौन होगा? आप बैठिए माँ जी, मैं देखती हूँ। ठीक है बहू। फिर जब मानवी दरवाजा खोलती है तब वहां पर एक आदमी खड़ा होता है और उसे देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी एकदम चौंक जाता है। तुम यहाँ पर? मानवी तुम? अरे कौन है बहू? अम, काकी जी, वो मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। अरे वाह। जी, वो दरअसल लाइट्स लगवानी थी ना, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन का नंबर चाहिए था और साथ ही इस मोहल्ले में आने वाले दूध वाले भैया का भी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? आओ ना, तनिक बैठकर चाय पानी पियो। ठीक है काकी जी, धन्यवाद। फिर वीरेन अंदर आता है और नाश्ता भी करता है। वो और मानवी बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और मानवी बहुत घबराई हुई होती है। वही उसकी ननद रितिका वीरेन को देखने के बाद उसे देखती ही रह जाती है। वाह, कितना हैंडसम है ये लड़का। इससे तो मैं पक्की वाली दोस्ती करूंगी। वही रसोई में, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये यहाँ पर कैसे आ गया? तभी वहां पर सिंधुरा आती है। अरे बहू, दोपहर के लिए जो तू सब्जी बनाने वाली है वो थोड़ी ज्यादा बना दे। वीरेन अकेला रहता है ना, इसलिए हम उसे भी थोड़ी दे देंगे। बातचीत करने में कितना अच्छा है वो। उसके परिवार वाले दूसरे शहर में रहते हैं और वो साल में बस 2 से 3 बार ही जाता है उनसे मिलने। सच में काम के कारण इंसान को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, वो तो है। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी चिंता में क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ, हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। बस हल्का सा सर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, अरे तो फिर बाम लगा लेना, या फिर वो मेरे कमरे में दवाई रखी है, वो खा ले। जी माँ जी, अगर ज्यादा बढ़ गया तो जरूर खा लूंगी दवाई। ठीक है बहू। इतना कहकर सिंदूरा वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर अचानक से वीरेन आ जाता है। मानवी, वीरेन, भूल गई क्या मुझे? या आज भी याद करती हो? क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे वापस मिलेंगे, लेकिन अब ऊपर वाले ने हम दोनों को फिर से एक बार मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी, इसीलिए मिलवाया होगा। तभी वहां पर रितिका आती है। ओफो वीरेन, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो, रसोई तो तुमने देख ली, अब मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ रितिका, चलो। फिर रितिका वीरेन को वहां से लेकर जाती है, लेकिन वीरेन की ये सारी बातें सुनकर और उसे अचानक से इस तरह देखकर मानवी काफी चिंता में पड़ जाती है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद में वीरेन वहां से चला जाता है, जिसके बाद मानवी अपनी सहेली हेतल को कॉल करती है। क्या? अरे ये तो क्या बोल रही है मानवी?
तेरा एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन तेरी जिंदगी में वापस आ गया है, वो भी तेरा पड़ोसी बनकर। हाँ हेतल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी हंसती खेलती घर गृहस्थी में घुस आया है। कहीं उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना? मुझे नहीं पता यार कि ये सब उसने जानबूझकर किया है या उसके लिए भी ये इत्तेफाक है कि मैं उसकी पड़ोसन हूँ। देख मानवी, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अपना ध्यान रख। अरे कैसे ध्यान रखूं हेतल? मेरा कल मेरे आज के सामने आ खड़ा है। अरे तू उसे नजरअंदाज कर, वही तेरे लिए सही होगा। जितना तू उसके बारे में सोचेगी उतनी ही तुझे परेशानी होगी। देख, तू उससे बाद में मिलके बात कर लेना और बोलना कि पड़ोसी है तो पड़ोसी ही बनकर रहे। मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हेतल, देखती हूँ अब क्या होता है आगे। फिलहाल तो मेरा दिमाग एकदम बंद पड़ चुका है यार। बहू, अच्छा सुन हेतल, मुझे माँ जी बुला रही है, शायद कुछ काम होगा। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? हाँ चलेगा मानवी, बस तू चिंता मत कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हेतल, मैं समझ गई। फिर बाद में मानवी देखती है कि रितिका बस वीरेन की खिड़की को ही देख रही है। अरे रितिका, सामने तुम किताब लेकर बैठी हो, लेकिन कब से तुम्हारा ध्यान उस खिड़की पर ही है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे भाभी, अब आप माँ की तरह लेक्चर मत दो। बाय द वे भाभी, वीरेन कितना हॉट और हैंडसम है ना? मैं तो उसे देखती ही रह गई। एकदम आदित्य रॉय कपूर की तरह लगता है वो। बाय गॉड! देखो रितिका, कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर उसे पसंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हाँ भाभी, वो बात तो है, पर वीरेन तो एकदम कमाल है। मैंने तो उसका नंबर भी ले लिया है और उससे कह दिया है कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक होकर मुझे कॉल करना। अरे रितिका, तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे मास्टर की फाइनल एग्जाम भी है 2 दिनों में। हाँ भाभी, ये सब क्या हो रहा है? रितिका को मुझे वीरेन से दूर रखना होगा, क्योंकि रितिका तो मासूम है। कहीं वो उसके प्यार में ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर जब जानवी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वीरेन उसे अपनी खिड़की से देखता ही रहता है। इसे तो कुछ लाज शर्म है ही नहीं। देखता है तो देखने दो। मैंने भी इग्नोर करने में पीएचडी कर रखी है, और अब तो मैं अपने काम पर ही ध्यान दूंगी, ना कि ऐसे फालतू के लोगों पर। फिर रात में जब मानवी नकुल से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी क्या बात है मानवी, आज तुम्हारे चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई दिख रही है। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं नकुल, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारी कमी है। जल्दी आओ ना, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बाबा, बस और 3 दिन, उसके बाद आ ही जाऊंगा वहां पर। हाँ, वैसे आज मुझे माँ बता रही थी कि हमारे यहाँ पर एक नया पड़ोसी आया है, काफी अच्छा लड़का है बोल रही थी वो। हाँ नकुल, वो आया था आज हमारे घर पर। अच्छा, देखो मानवी, वो लड़का अकेला रहता है, तो अगर उसे कुछ लगे तो उसकी मदद कर देना। हाँ नकुल, जरूर करूंगी। फिर 3 दिनों के बाद नकुल घर पे वापस आ जाता है, और तब वीरेन से मिलने के बाद उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे मानवी, हमारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ ना यार। क्या खाओगे तुम वीरेन? मेरा पसंदीदा उपमा। आपको आता तो है ना बनाने? हाँ जी, आता है ना, अभी बना देती हूँ मैं। फिर मानवी रसोई में जाकर उनके लिए उपमा बनाने लगती है। उपमा तो उसका पसंदीदा व्यंजन था, और आज भी है। इसीलिए उसने जानबूझकर मुझसे उपमा बनाने के लिए कहा। जब से ये यहाँ पड़ोस में रहने आया है, तब से मेरे लिए हर दिन चिंता से भरा रहता है।
अब तो नकुल भी वापस आ गया है और इसके होते हुए मैं वीरेन से कैसे बात कर पाऊंगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी ही होगी। फिर एक दिन मानवी जब बाजार में जाने के लिए मोहल्ले में ऑटो रोक रही होती है, तभी ओफो, वैसे तो मोहल्ले में हर 10 मिनट में कोई ना कोई ऑटो आती जाती ही रहती है, लेकिन आज तो एक भी ऑटो नहीं रुक रही और मुझे यहाँ पर जल्दी से बाजार जाना है, वरना वहां पे भीड़ बढ़ जाएगी। तभी वहां पर वीरेन आता है। अरे, आप बाजार जा रही हो क्या? चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या? अरे बहू, अगर वीरेन कह रहा है तो चली जाओ ना उसके साथ, वो तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देगा। अरे नहीं पापा जी, मैं चली जाऊंगी। और वीरेन जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए अपने काम पर। अरे बहू, चली जाना उसके साथ, अब ऑटो कब आएगी पता नहीं। पर पापा जी। चलिए मानवी जी, बैठिए, यही अच्छा मौका है। गाड़ी में बैठकर वीरेन को अच्छे से झाड़ूंगी और उसे जो समझाना है वो भी समझा दूंगी। ठीक है वीरेन जी, चलिए। मानवी गाड़ी में बैठने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर रितिका आ जाती है। चलो वीरेन, मुझे भी कॉलेज जाना है और आज तो मैं कॉलेज तुम्हारी ही गाड़ी में जाऊंगी। लेकिन रितिका, जिस तरफ तुम्हारा कॉलेज है वो रास्ता मेरे लिए काफी लंबा पड़ेगा। अरे बाबा, एक दिन ऑफिस में थोड़ा लेट पहुंचोगे तो कौन सा तुम्हारे बॉस तुम्हें निकालने वाले हैं। अब चलो भी, बातें करने में ही वक्त मत निकालो। ठीक है रितिका। ये रितिका भी ना, इसे भी अभी आना था क्या? रितिका के आने के कारण मानवी वीरेन से कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रितिका का वीरेन के प्रति लगाव बढ़ने ही लगता है और उसे ऐसे देखकर मानवी को बहुत घबराहट होती है। माँ, मैं वीरेन के पास जा रही हूँ। उसने भी उसी स्ट्रीम में मास्टर्स किया है ना, जिसमें मैं अभी हूँ। तो मुझे कुछ थोड़े बहुत डाउट्स थे, वो पूछ कर आती हूँ मैं उससे। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। वैसे तो मेरे घर वाले रितिका को गली के किसी भी लड़के के साथ बात तक नहीं करने देते, लेकिन इस वीरेन ने तो इन सबके दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि सबको उस पर अंधा विश्वास हो चुका है, जो मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब दिन ब दिन पड़ोसी होने के नाते वीरेन का मानवी के ससुराल में आना जाना बढ़ता ही जाता है और एक रात वो उनके घर पर खाना खाने आता है। मानना पड़ेगा मानवी जी, आपके हाथ में तो अलग ही जादू है। ऐसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। जी, शुक्रिया वीरेन जी। अरे भाई, आखिर बीवी किसकी है? हाँ। हाँ नकुल, सो तो है। फिर मानवी अपना फोन लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और उतने में मौका देखकर वीरेन भी वहां पर चला जाता है और उसे अपने कमरे में देखकर मानवी काफी डर जाती है। अरे वीरेन, तुम अंदर क्यों आए हो? कोई हमें अगर ऐसे साथ में देख ले तो क्या बोलेगा? डरो मत मानवी, हम दोनों एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है और किसी को नहीं, इसलिए शांत रहो। और मानवी, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ ठीक से बात भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें बहुत याद करता था और आज भी तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। कुछ तो शर्म करो वीरेन, मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरे ससुराल में आकर ये सब बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, हम बाद में कहीं और बात कर लेंगे, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा। क्या तुम भी मानवी, कितना डरती हो? सब बाहर बातचीत करने में बिजी है और तुम मुझसे बात करो ना। देखो वीरेन, हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते और अगर किसी ने भी हमारी बात जरा भी सुन ली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या? नकुल को अचानक से कमरे में आए देखकर मानवी और वीरेन हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
नव्या की हाल ही में राहुल के साथ शादी हुई होती है। वो दोनों जब हनीमून से लौटते हैं तभी, अरे राहुल बेटा, बहू, तुम दोनों को कितने दिनों बाद देख रही हो। अब जाकर अच्छा लग रहा है मुझे। तुम दोनों के जाने से घर बड़ा सुना सुना हो गया था। अब जाकर घर में रौनक आई है। माँ जी, मैंने भी आपको वहां पर बहुत याद किया और हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। सब कुछ आपको बहुत पसंद आने वाला है। अरे वाह बहू, क्या बात है। फिर दोनों सास बहू आपस में बड़े ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन अनीता आती है। क्या बात है, सास बहू में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और बहू, तेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया है। इसीलिए तो दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है तेरा चेहरा। शुक्रिया अनीता काकी। अरे तू यहाँ पर वापस आ गई, कभी अपने घर भी रह लिया कर। मैं तो बस यहाँ बहू को देख कर आई हूँ। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी और मीठी है सरोज। इसकी जबान पर हमेशा चाशनी रहती है। और तुम तो दिन के आठों पहर बस जबान पर मिर्ची ही लेकर घूमती हो। हाँ तो निकल जाना यहाँ से। क्यों आती है बार बार यहाँ पर? जब भी मेरे घर में कुछ अच्छा होता है आ जाती है अपनी बुरी नजर लगाने। देख लिया ना बहू, तेरी सास मेरे साथ कैसे बात कर रही है। रहने दीजिए ना माँ जी। नहीं नहीं बहू, ये औरत सही नहीं है। मीठी चूरी है ये। क्या? अनीता काकी, आप माँ जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बाद में आ जाइए चाय पीने। अभी आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना? इस तरह है नव्या अनीता को वहां से भगा देती है। अच्छा बहू, मैंने 2 दिन बाद सत्यनारायण की पूजा रखी है, तो पूजा की तैयारी करने के लिए कल हमारे घर पर पंडित जी आएंगे। ठीक है माँ जी। फिर अगले दिन जब पंडित जी घर पर आते हैं तभी, पंडित जी, हमारे ही घर में सत्यनारायण की पूजा करनी है। आप एक बार सामग्री बता दीजिए कि आपको पूजा के लिए क्या क्या लगेगा, तो फिर हम उस हिसाब से सारा सामान मंगवा लेंगे। नहीं, इस घर में पूजा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हमारे घर में पूजा क्यों नहीं हो सकती? आखिर बात क्या है पंडित जी? नहीं, हो ही नहीं सकती पूजा, और मैं ये पूजा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। राधे राधे। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं और उनका यह अजीब बर्ताव देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये पंडित जी को अचानक से क्या हो गया? इन्होंने पूजा करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्यों किया। अरे जाने दो उन्हें, कोई बात नहीं, हम दूसरे पंडित जी को बुलवाएंगे। लेकिन दूसरे पंडित जी भी उस घर में पूजा करने से मना कर देते हैं और इस वजह से घर वाले अब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से राहुल और नव्या की तस्वीर जो दीवार पर लगी होती है वो गिरकर टूट जाती है। ये अचानक से हमारी तस्वीर कैसे टूट गई? यहाँ तो बाहर से कोई हवा भी नहीं आ रही, फिर ये गिर कैसे गई? अरे बहू, कील निकल गई होगी। वैसे भी हमारा घर तो काफी पुराना है और ये सब तो आम बात है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इस तस्वीर को ठीक करवा दियो और अपने कमरे में वापस लगा दियो। वैसे भी वो अनीता है ना, उसने ही नजर लगाई होगी। हम लोग इतने खुश जो रहते हैं। ठीक है माँ जी। घर में अब चिंता का माहौल बन जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, माँ जी, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ। आप तब तक घर का ध्यान रख लेना। और हाँ, मैंने सारा खाना बना दिया है, आप बस उसे गर्म कर लेना। बहू, तू काम से बचने के लिए बहाने ही ढूंढती रहती है, और ये रोज रोज बाहर क्या लगा रहता है तेरा? ये सब बाहर जाकर कौन सा काम करती है? कभी तो घर में भी रह लिया कर। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं रोज रोज कहाँ जाती हूँ बाहर? शादी के बाद तो मैं पहली बार जा रही हूँ। देख बहू,
तू अपनी ज्यादा जबान मत चला और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो हमारे सर पर मत चढ़। इस घर में मेरी अनुमति के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तू कैसे हिल सकती है? अपनी ये बदतमीजी अपने पास ही रख, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। देखिए माँ जी, मुझे जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। जिससे मिलने का मन होगा उससे मिलूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहू, तू मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं तेरी सास हूँ। अरे सास हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचने लग जाओ। अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देना भी सीख लीजिए। आप तो रोज कितने अच्छे से बात करती हो। मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आखिरकार आपने अपने असली रंग दिखा ही दिए। आप भी हर दूसरी सास की तरह एकदम नकचिड़ी और बुरी सास निकली। सरोज का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर नव्या चुप नहीं रहती और वो भी उसे सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन नव्या को पीरियड्स आते हैं और वो अपने कमरे में ही आराम कर रही होती है। अरे बहू, कितनी देर हो रही है और अब तक तूने खाना भी नहीं बनाया। चल जा, जाकर रसोई में जाकर खाने के लिए बना दे कुछ। माँ जी, मुझे पीरियड्स आए हैं और मैं रसोई में नहीं जा सकती, इसीलिए आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे तेरे पीरियड्स हो रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या करूं? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चल अब जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप ही तो कहती हो ना कि पीरियड्स के समय रसोई में नहीं जाना चाहिए और खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप मुझे रसोई में जाने के लिए क्यों बोल रही हो? कितनी दोगली बातें करती हो आप। ये सब आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता माँ जी। नव्या की ऐसी बातें सुनकर सूरज को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या को बहुत मारती है और बेचारी नव्या कुछ बोल भी नहीं पाती। फिर रात में जब राहुल ऑफिस से घर लौटता है तभी, ये क्या है माँ? आपने नव्या को इतना क्यों मारा? देख रही हो नव्या की हालत। हाँ माँ, नव्या भाभी की तबीयत पहले से ही खराब थी। आखिर आपको हो क्या गया है? पिछले 2 दिनों से आप भाभी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? मैंने मारा? अरे लेकिन मैंने बहू को कब मारा और मैं बहू को क्यों मारूंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। क्या? माँ जी, कम से कम आप झूठ तो मत बोलिए। नव्या बहू, माता रानी की सौगंध, मैंने तुझे नहीं मारा है। तू झूठ बोल रही है। अरे मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तू पहले ही पीरियड्स के कारण बीमार है और इस हालत में मैं तुझे बुलाकर और परेशान क्यों करूंगी? सरोज की बातें सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं और बाद में जब नव्या को देखने के लिए डॉक्टर घर पर आते हैं तभी लगे हाथ राहुल सरोज को भी देखने के लिए बोलता है। उसके पिछले 2 दिनों के अजीब व्यवहार के कारण अभी डॉक्टर आने के बाद सरोज उन पर सामान फेंकने लगती है। अरे तू क्या मेरा इलाज करेगा? तुझे खुद इलाज की जरूरत है। सरोज बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है और उसकी ये हरकतें किसी को भी समझ नहीं आती और घर के सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो अचानक से सो जाती है। डॉक्टर, ये माँ को क्या हो गया है? हाँ डॉक्टर, माँ पहले ऐसे नहीं थी, अचानक से ही ऐसे बर्ताव करने लगी है। देखिए, इनकी हरकतें तो काफी अजीब है, लेकिन ये सब शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनकी उम्र बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना, अजीब गरीब हरकतें करना, ये सब बहुत आम बात है। आप लोग इनके साथ प्यार से रहो, इन्हें घुमाने लेकर जाओ, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इन सब से नव्या काफी डर जाती है और वो अपनी माँ कस्तूरी से मिलने जाती है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरी बच्ची? देखो ना माँ, हमारे घर पर कितनी अजीब अजीब हरकतें हो रही है।
जब से हम घूमकर आए हैं तब से घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे घर पर पंडित जी ने पूजा करने से मना कर दिया और मेरी और राहुल की तस्वीर टूटकर गिर गई। यहाँ तक कि मेरे और माँ जी का रिश्ता जो इतना अच्छा था वो भी बिगड़ता जा रहा है। माँ जी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगता है तेरे ससुराल को किसी की बुरी नजर लग गई है, लेकिन तू फिक्र मत कर। जिस घर में नई नई खुशियां दस्तक देती है वहां पर ये सब होना लाजमी है। यहाँ पर एक पास में ही भव्य मंदिर है। मैं कल वहां जाकर मोली लाती हूँ, उससे सब ठीक हो जाएगा। फिर कस्तूरी अगले ही दिन मंदिर से नव्या के लिए मौली लेकर आती है और नव्या के हाथ में बांध देती है और नव्या अब रात में आराम से सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब नव्या उठती है तब वो मौली टूट चुकी होती है। अरे ये क्या, ये मौली कैसे टूट गई? लगता है गांठ छूट गई होगी। माँ ने इसे सही से नहीं बांधा होगा। एक काम करती हूँ, नहाकर राहुल से बनवाती हूँ। नव्या काफी परेशान हो जाती है। फिर नव्या बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसे उसका रंग काफी हद तक काला नजर आता है। अरे ये क्या, मेरे पूरे शरीर का रंग काला कैसे पड़ गया, वो भी रातों रात? ये कैसे हो सकता है? अब नव्या काफी घबरा जाती है और वो फौरन डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन डॉक्टर की दवाइयाँ और बदन पर लगाने वाली क्रीम के बावजूद भी उसका रंग दिन ब दिन ठीक होने की जगह पर और काला पड़ता है। और उसका ये रूप देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे देख तो, जो लड़की सर से पांव तक दूध की तरह गोरी चिट्टी थी, आज वही लड़की कितनी काली होती जा रही है। वही कल्लो, अरे वो काली कलूटी। लोगों के मजाक उड़ाने के कारण नव्या अब घर के बाहर जाना भी बंद कर देती है। फिर एक रात नव्या नींद न आने की वजह से जाग रही होती है। ये इतनी रात गए देवर जी कहाँ से आ रहे हैं? लगता है पार्टी करके आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, वरना कल दिन में मुझे काफी तकलीफ होगी। फिर अगले दिन नव्या और राहुल मंदिर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से राहुल का गाड़ी पर से काबू खोने लगता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यह पता चलने के बाद नव्या के माता पिता कस्तूरी और गिरीश बहुत डर जाते हैं और वो दोनों भी नव्या से मिलकर आते हैं। ये सब खुद से नहीं हो रहा, इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। मुझे तो लगता है कि नव्या के ससुराल पर किसी का बुरा साया है। ओफो कस्तूरी, तुम भी ना। अरे ये सब दकियानुसी बातें हैं। कभी कभार गाड़ी चलाते चलाते ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे और दामाद जी सही सलामत है। दिन गुजरते हैं और अब अगले 15 दिनों तक कुछ भी नहीं होता। सब कुछ ठीक चलता है और नव्या और राहुल की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है। ऐसी ही एक रात जब नव्या पानी पीने उठती है तभी वो प्रतीक को कहीं जाते हुए देखती है। अरे ये क्या, देवर जी आजकल इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं और ये इतनी अजीब तरह से क्यों चल रहे हैं? इनके हाथ की उस पोटली में क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर नव्या प्रतीक का पीछा करती है और वो देखती है कि वो एक मास्क पहनी हुई लड़की से मिल रहा है और उसने वो पोटली भी उसी को दी है। इस पोटली में मेरे घर वालों के बाल है। मैंने सबके बाल काट कर लाए हैं तुम्हारे लिए। बहुत खूब। बाल? हे भगवान, लेकिन देवर जी भला हम सबके बाल क्यों काटेंगे और उन्होंने इस औरत को क्यों दे दिए? ये सब आखिर क्या चल रहा है? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या भला ये क्या बात हुई शौर्य भाई? आप माँ के जन्मदिन में शामिल नहीं होंगे
तो घर में रौनक कैसे आएगी? आपके बॉस को मेरा श्राप ही लगेगा। अरे 2 दिन के लिए भी वो लोग आपको छुट्टी नहीं दे सकते क्या? अब क्या कर सकते हैं शगुन, काम तो काम ही होता है ना। आदमी अक्सर काम और रिश्तों के बीच में पिस जाता है। आई एम सॉरी बच्चे, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। पर तू याद से माँ को वो सारे गिफ्ट दे देना, ठीक है ना? ठीक है भैया। इतना कहकर शगुन फोन कॉल कट कर देती है। मजा तो तब आएगा जब माँ के जन्मदिन पर वो सब मुझे अचानक से वहां पर मौजूद देखेंगे। अच्छा उल्लू बनाया मैंने शगुन को। अब सरप्राइज देने में उतना ही मजा आएगा। जॉब के कारण शौर्य दूसरे शहर में रहता है, इसीलिए उसे अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। लेकिन वो अपनी माँ मनोरमा के जन्मदिन के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी लेता है और अचानक से वो सबको वहां पहुंचकर सरप्राइज देता है। शौर्य बेटा, तू यहाँ पर? मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। चीटर भैया, आपने मुझे कहा कि आपको छुट्टी ही नहीं मिली, तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे पगली, तेरे पेट में कोई बात पचती है क्या? अरे अगर वो तुझे सब पहले ही बता देता तो तू हर जगह ढिंडोरा पीट देती, इसीलिए उसने ऐसा किया। और बेटा, तुझे इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देख बेटा, अब जब तू इतने दिनों बाद आया है तो मैं तुझे जल्दी नहीं जाने दूंगी। डोंट वरी माँ, पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ मैं। और आज आपके जन्मदिन के मौके पर मैं आप सबको आपका फेवरेट खाना खिलाऊंगा। आपका बर्थडे तो हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे। शौर्य अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाता है। फिर अगले दिन मनोरमा पंडित जी को बुलाती है। अरे माँ, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ तो आपको भी मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए ना। तो उसकी जगह पर आप ये क्या लेकर बैठ गई हो? देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो चली है और तू तो वहां पर 24 घंटे काम में ही उलझा रहता है, इसीलिए मुझे अभी पंडित जी को बुलाना पड़ा। पिछली बार भी मैंने तुझे कितनी तस्वीरें भेजी थी, लेकिन तूने एक भी लड़की नहीं चुनी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अब बता, इसमें से कौन सी लड़की पसंद है तुझे? अरे माँ, आपको मेरे लिए जो भी लड़की पसंद आए आप उसी को तय कीजिए। मैं आपकी पसंद पर कभी एतराज नहीं करूँगा। चलो अच्छी बात है। ये देखिए पंडित जी, मैंने ये लड़की चुनी है। दिखने में भी ये बहुत सुंदर है और तो और इसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि इसका स्वभाव भी कितना अच्छा होगा। अरे नहीं मनोरमा जी, ये लड़की तो मांगलिक नहीं है। आपके बेटे को मंगल है और इसके चलते इसकी शादी भी एक मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए। अगर साधारण कुंडली वाली लड़की से शादी हो गई तो आगे जाकर इसे खतरा हो सकता है। इसीलिए मांगलिक लड़के को एक मांगलिक लड़की ही करनी चाहिए। हे भगवान, लेकिन पंडित जी अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो? कोई मांगलिक लड़की बताओ ना, जो अच्छे घराने की हो और गुणवान हो। फिर पंडित जी उन्हें कई सारी मांगलिक लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हैं और उन सब में बड़ी मुश्किल से मनोरमा को एक लड़की पसंद आती है। उसका नाम पाखी होता है। पाखी अपनी माँ बबीता के साथ रहती है। बबीता और पाखी दोनों का एक छोटा सा कैफे होता है। फिर लड़के वाले पाखी को मिलने जाते हैं। तो इसका मतलब आप और पाखी अकेले ही रहते हैं? आपका कोई अपना नहीं है क्या? जी है ना, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहते, बनारस में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? तभी पाखी वहां पर कॉफी लेकर आती है। ये लीजिए, आप सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाई है मैंने। अरे वाह पाखी बिटिया, कॉफी तो बड़ी ही कमाल की बनी है। सच में तुम तो बड़ी गुणवान हो। हाँ बबीता जी, कामकाजी होने के बाद भी पाखी को घर के काम अच्छे से आते हैं और ये सब आपकी ही अच्छी परवरिश का नतीजा है। धन्यवाद मनोरमा जी। तो बताओ शौर्य बेटा, कैसी लगी तुम्हें पाखी?
बहुत अच्छी पापा। हमारा लड़का तो शर्मा गया। पाखी बेटा, तुम्हारी तरफ से क्या है? देखो बेटा, जो भी तुम्हारे दिल में है सब बताओ। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं माँ, मुझे भी शौर्य बहुत अच्छा लगा और मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। बहुत खूब बेटा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। शादी होने के बाद मैं शौर्य के साथ ही रहूंगी, ना कि उसके परिवार के साथ। क्या? हाँ शौर्य, देखो मुझे गलत मत समझना। यहाँ पर मेरी माँ अकेली रहती है और हम दोनों को कैफे भी देखना पड़ता है, और तुम भी यहीं पर रहते हो। तो मैं वहां पर तुम्हारी फैमिली के साथ रहने लगी तो यहाँ कैफे का क्या होगा? मेरी माँ अकेली नहीं संभाल पाएगी। देखो मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे भी उतना ही प्यार करूंगी जितना प्यार मैं मेरी माँ से करती हूँ। लेकिन शादी के बाद मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। अरे नहीं पाखी, ऐसे थोड़ी ना चलता है। शौर्य बेटा, पाखी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अरे तू तो बस छुट्टियों पर घर आता है, और अगर शादी के बाद पाखी हमारे साथ रहेगी तो उस शादी का क्या फायदा होगा, और उस रिश्ते का भी क्या फायदा जब मियाँ बीवी ही साथ ना रहे। इसीलिए जब तुम दोनों को समय मिलेगा तब तुम हमसे मिलने आ जाना। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी ना तो पाखी आपके पास फौरन चली आएगी। क्यों पाखी, है ना? हाँ शौर्य, तुम उस बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से संभालूंगी। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और अब वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। फिर एक रोज वो दोनों एक मंदिर चले जाते हैं जहाँ पर पाखी सभी गरीबों को प्रसाद बांटने लगती है और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। पाखी का दिल तो सच में बहुत बड़ा है, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसा करती है। जो लड़की बाहर के लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश आती है, वो लड़की मेरा और मेरे परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखेगी। पागल ही था मैं जो शादी करने से कतरा रहा था, लेकिन पाखी से मिलने के बाद मुझे शादी का मतलब समझ आ रहा है। शौर्य, अरे तुम वहां पर क्यों खड़े हो? इधर आओ ना। हाँ पाखी, आता हूँ। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है वैसे वैसे शौर्य और पाखी में नजदीकियां बढ़ने लगती है और वो दोनों अब हर रोज एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अरे शौर्य, तुम्हारा ऑफ डे कब है? मनोरमा आंटी मुझसे कह रही थी कि जब तुम्हारा ऑफ डे होगा तभी हमें शादी की शॉपिंग करनी है। लेकिन पाखी, उसके लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अरे तुम तो अपने माँ के साथ भी जा सकती हो ना, और तुम्हें जो पसंद आता है वो खरीद लो। नहीं शौर्य, मैं तुम्हारे साथ ही शॉपिंग करना चाहती हूँ, वो भी जिस शहर में तुम काम करते हो। और तुम्हारे इधर तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट है जहाँ पर शादी ब्याह के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर पाखी, बबीता और शौर्य तीनों मिलकर शादी की शॉपिंग करने चले जाते हैं। ये देखो शौर्य, ये वाला लाल जोड़ा कितना सुंदर है। क्यों माँ, आपको कैसा लगा? हाँ पाखी, तुम पर ये लाल जोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ पाखी, बबीता आंटी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन शौर्य, तुम्हारी शेरवानी का दुपट्टा भी लाल कलर का ही रखना जिसमें सुनहरे रंग का वर्क हो। उन्हें पहनकर हम दोनों कितने खूबसूरत लगेंगे। सोच सोच कर तो मेरे पेट में ही गुदगुदी हो रही है। लेकिन पाखी, मैं लाल कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगा। मेरी शेरवानी तो पेस्टल कलर की ही होगी। अरे आजकल तो वही ट्रेंड चल रहा है और पेस्टल कलर काफी रॉयल भी लगते हैं। अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? ट्रेंड के चक्कर में कुछ भी उटपटांग मत पहनो। हमारी शादी है, कोई ऐरा गैरा फंक्शन नहीं है, और शादी का रंग तो लाल ही होता है। इसीलिए हम दोनों लाल कपड़े ही पहनेंगे और एक साथ ट्विन करेंगे।
लेकिन पाखी, देखो शौर्य, मैंने कह दिया सो कह दिया, वरना मैं मनोरमा आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा तुम कहो। पाखी का लहंगा फाइनल करने के बाद वो लोग अब शौर्य की शेरवानी फाइनल करने जाते हैं। तभी वहां पर भी पाखी अपनी ही चलाती है और वो शौर्य को उसकी पसंद की डिजाइन चुनने का मौका भी नहीं देती। ये देखो पाखी, ये वाली डिजाइन और भी ज्यादा सुंदर है। अरे नहीं बाबा, इसमें तो तुम एकदम पागल ही दिखोगे। मुझे ये वाली डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये क्या, ये तुमने कैसी मोजड़ी पसंद की है? ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर, इसे भी मुझे ही पसंद करना होगा। फैशन के मामले में तुम्हारी टेस्ट तो बहुत ही खराब है। लेकिन अच्छा हुआ जो मैं आ गई, वरना पता नहीं तुम क्या खरीद लेते। शौर्य को पाखी की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारा चुप रहता है। शॉपिंग करते करते उन्हें बहुत देर होती है और शौर्य को बहुत भूख लगती है। इसीलिए वो बबीता और पाखी से बार बार कहता है, अरे पाखी, खरीदारी करते करते हमें बहुत देर हो गई है, तो क्यों ना हम पास के रेस्टोरेंट में कुछ खा ले। बहुत भूख लगी है मुझे। क्यों बबीता आंटी, आपको भूख नहीं लगी क्या? इतनी नहीं लगी शौर्य बेटा। अरे माँ, सच कही है ना कि हमारा पेट तो शॉपिंग करके ही भर चुका है। बस उस दुकान में जाएंगे, फिर उसके बाद खा लेंगे शौर्य। चलो अब ये बैग्स पकड़ो, बस और थोड़ी देर। अच्छा बाबा ठीक है। ऐसे ही शौर्य को रुका रुका कर उनका पूरा दिन बीत जाता है और बेचारा शौर्य अब सीधे घर जाकर रात में ही खाना खाता है। तभी उसे पाखी का कॉल आता है। हाय शौर्य, हो गया तुम्हारा खाना? कितना मजा आया ना आज शॉपिंग करके। चलो अच्छा है, अब आधा टेंशन तक कम हुआ। लेकिन अभी भी ढेरों काम पड़े हैं। कल वापस हम शॉपिंग पे जाएंगे, तो कल भी और मजा आएगा। अरे क्या खाक मजा आएगा, तुम्हारे कारण मैं पूरा दिन भूखा रहा। ना जाने कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि हम खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, पर तुम्हें तो बस शॉपिंग की ही पड़ी थी। मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं थी। अरे ये तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है शौर्य, मुझे तुम्हारी परवाह है बाबा। अरे तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? परवाह सिर्फ कहकर नहीं की जाती, करके दिखाई जाती है। अरे इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे मेरी पसंद का कुछ लेने तक नहीं दिया। पेस्टल कलर की जगह पर लाल रंग रखा, तो उसमें मैं मान गया। लेकिन जो लाल शेरवानी मुझे पसंद आई थी, वो तुमने मुझे लेने तक नहीं दी। उसकी जगह पर दूसरी वाली खरीद ली। अरे ऐसा कौन करता है यार? शौर्य, तुम्हें नहीं लगता क्या कि आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो, तो मेरा होने वाला पति अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। और तुम्हारी पसंद के कपड़े उतने अच्छे नहीं थे, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा था जो तुम पर मैं इतनी जबरदस्ती करती। अरे लेकिन तुम तो बस अपना ही चला रही थी, सामने वाले की भी तो कभी सुन लेनी चाहिए ना। अब रखो फोन, पहले ही तुम्हारे कारण दिन भर मेरा सर दर्द हुआ है। ठीक है, रखती हूँ। तुम्हें तो ठीक से बात करने की भी तमीज नहीं है शौर्य। पाखी गुस्से में फोन कॉल कट कर देती है और वो जाकर अपनी माँ को बताती है। अरे सही तो कह रहा था वो, जब जब वो खाने की बात कर रहा था, तब तब तुम नई दुकान में घुसे जा रही थी, और वो अकेला थोड़ी ना जाता खाना खाने। हम दोनों के कारण वो बेचारा भी दिन भर भूखा रहा। सीरियसली माँ? अरे आपको भी उसी की पड़ी है। यहाँ उसने मुझे फोन पर कितना कुछ सुनाया, वो नहीं दिखा क्या आपको? अरे शादी के पहले ही उसके कितने नखरे हैं। होने वाली बीवी हूं मैं उसकी, और उसे मेरी हर बात माननी चाहिए। तो फिर वो इतनी शिकायतें क्यों कर रहा है? वही दूसरी तरफ शौर्य के घर वालों को पाखी और उसके बीच की हुई तूतू मैमे के बारे में पता चलता है। तभी मनोरमा शौर्य को मिलने आती है
अरे माँ, आप भी जानती हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन उसने मुझे कल कितना परेशान किया, इसीलिए मैंने उसे सुना दिया। शादी अभी तक हुई भी नहीं है और वो तो मुझ पर अभी से कितना हक जमा रही है और मुझे अपने इशारों पर नचवा रही है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन इस तरह से तो झगड़े और बढ़ेंगे ना। अब शादी का मुहूर्त निकल चुका है, आधे से ज्यादा तैयारियां भी हो चुकी है, और ऐसे में तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? झगड़े बढ़ाने की जगह उन्हें सुलझाने के बारे में सोचो। उतने में वहां पर पाखी आती है और उसे देखकर शौर्य और मनोरमा हैरान रह जाते हैं। अरे पाखी बेटा, तुम यहाँ पर? हाँ आंटी जी, और आप दोनों की मैंने सारी बातें सुन ली है। और शौर्य तुम तो मुझसे एक दिन में ही परेशान हो गए। अरे ऐसा क्या गलत किया था मैंने? देखो पाखी, नहीं शौर्य, मुझे तुमसे अभी कुछ भी नहीं सुनना है। मैं यहाँ पर तुमसे कल की लड़ाई भूलकर अच्छे से बात करने आई थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने तुम्हारी सारी कड़वी बातें सुनी और अब मेरा फैसला बदल चुका है। मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। अरे तुम क्या मुझसे रिश्ता तोड़ोगी? मैं ही इस रिश्ते को ठुकराता हूँ। जाओ। अरे तुम्हारे तो नखरे भी कितने ज्यादा है और उन्हें तो मैं वैसे भी नहीं झेल पाऊंगा। हे भगवान, अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए हो क्या? कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है, और इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? माफ कीजिए मनोरमा आंटी, शादी होने वाली थी लेकिन अब नहीं होगी। इतना कहकर पाखी वहां से निकल जाती है। पाखी, अरे पाखी बेटा, रुक जाओ बेटा। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या हो पाएगी पाखी और शौर्य की शादी? और अगर होगी तो कैसे होगी? जानने के लिए देखना मत भूलिए इस कहानी का अगला भाग।